দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। तो लास्ट क्लास रेशियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज डी तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज ई करेंगे, उसके पहले ये दो इलास्ट्रेशन है वो देख लेते हैं। बोला है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर बाय 1 इट बिकम्स 1। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंजेस लाया जाए जितने जितने से बोला है तो इट बिकम्स 1, वो फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। अगेन इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4 एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 4 एंड डिनोमिनेटर बाय 2 इट बिकम्स हाफ, फाइंड द फ्रैक्शन। तो ये बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन पैटर्न है ना उसमें ऐसे सॉल्विंग देगा नहीं, बट हम जस्ट इक्वेशन बिल्डअप दिखा देते हैं। देखो बोला है कि फ्रैक्शन को हम लोग कैसे मान सकते हैं, एक्स बाई वाई मान सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन जो है उसको हम लोग मान सकते हैं कि फ्रैक्शन हम लोग का एक्स बाई वाई है। अब हम लोग को बोला है कि फ्रैक्शन में बोला है कि न्यूमरेटर 2 से इंक्रीज करना है और डिनोमिनेटर इंक्रीज करना है 1 से, तो ये फ्रैक्शन जो है एक्स बाई वाई वो 1 हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो वो 1 हो जाएगा। 1 होने का मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर हो जाएगा, तभी 1 होगा। जैसे 2/2 होता है तभी तो 1 होता है ना, तो वही हम बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल होगा तो 1 हो जाएगा। और दूसरा बोला है कि न्यूमरेटर को 4 से अगर डिक्रीज करे और डिनोमिनेटर को 2 से, 4 और डिनोमिनेटर को अगर 2 से डिक्रीज करे तो फिर हम लोग का ये हाफ हो जाएगा। बोला है कि फ्रैक्शन निकालो, मतलब एक्स बाई वाई निकालो। अब हमारे पास ना एक्स वाई का ऑप्शन रहेगा, हम लोग वो पुट करके देखेंगे कि एक्स वाई का कौन से वैल्यू से ये 1 और कौन से वैल्यू से ये हाफ हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना चाहे ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इस तरीके से, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा -1, ठीक है। और इधर 2x-8 y-2, तो 2x-y जो है वो हो जाएगा 8-2 यानी कि 6। गुड इवनिंग सुकृति। अच्छा, अब हम लोग ये दोनों को सॉल्व कर लेते, करके एक्स वाई निकाल लेते, जबकि हमारे एग्जाम में ये जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी कर रहे हैं तो कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम ऐसे लिख के करते हैं, ये जो है एलिमिनेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो हम ये 1 नाम दे देते हैं, ये 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तुम लोग जैसा चाहो कर सकते हो। 1-2 कर रहे हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड, तो माइनस हम ऐसे लिखते हैं नीचे नीचे ऐसे, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से फॉलो करते हैं, तुम लोग किसी और तरीके से करते हो तो वैसे करके भी एक्स वाई निकाल सकते हो। तो ये हो गया, एलिमिनेशन से सबसे जल्दी होता है तो हम ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। x-2x यानी -6 और ये हो जाएगा -7। तो x 7 हो गया। अब x का वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं y कितना होगा। y जो है वो 8 हो गया, तो x बाई वाई अगर हम लोग निकालना चाहते तो ये 7/8 हो जाएगा। अब देख लो 7/8 में अगर हम लोग 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, तो 9/9 1 हो गया। 7 में -4 करेंगे तो 3 और 8 में -2 करेंगे तो 6, 3/6 मतलब हाफ हो जाएगा। तो जो बोला है वो हमारा देखो मैच भी हो गया, यानी आंसर होना चाहिए 7/8। इतना टाइम लगेगा ही नहीं हमें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रहेगा, फटाफट पुट करेंगे पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है द एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ इट्स 2 सन एंड 5 years hence his age will be double the sum of their age, find the present age of the man। तो हम लोग मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ द मैन बी एक्स। मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज जो है उनका एक्स ईयर है उस पर्सन का, ठीक है, एक्स ईयर्स है, ठीक है। अब बोल रहे थे एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन, और इनका जो है सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 सन, ठीक है। दोनों बेटे का प्रेजेंट एज का टोटल मान लेते हैं y ईयर, ठीक है, ऐसे मान लिया।
y ईयर मान लिया। अब हमें क्या बोला है कि एज ऑफ ए मैन इज, करेंटली जो एज है 3 टाइम द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स। तो दोनों बच्चे के एज का सम का 3 गुना है, मतलब 3x इक्वल टू, ऐसे नहीं 3x तो नहीं होगा, देखो हमें x और y को बराबर करना है, क्योंकि बोला है कि एक किसी मतलब एक कंडीशन के साथ बोला है कि जो मैन का एज है वो उनके दोनों बेटे के एज के टोटल के साथ 3 गुना है, ठीक है। तो इसका मतलब एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर इनका एज मान लेते हैं 25 है, तो ये देखो ये दोनों का एज का टोटल अगर 25 है, या फिर कुछ और मानते हैं ऐसे, कितना माने, ज्यादा कम मानने से तो अजीब सा लगेगा। पेरेंट्स का एज है तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि अगर ये मेरा 75 है, तो इन दोनों का एज का अगर 25 है, तो ये 3 गुना, मतलब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेरेंट मैन का एज अगर 75 है, तो वो उनके बच्चों के एज के टोटल का 3 गुना है, ऐसा बोला है, बच्चों के एज के टोटल का 3 गुना है, ठीक है। तो हम लोग फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल टू 3y, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मतलब बहुत सी जगह पे ऐसे कंफ्यूजन लगता है हमें कि x में 3 मल्टीप्लाई हो या y में, तो दोनों बराबर करना है। तो ऑब्वियसली पर्सन जो है, मतलब जो मैन है, उनका एज ज्यादा है, उनका एज जो है 3 गुना है उनके बेटों के एज से, ठीक है। फिर बोला है 5 years hence his age will be double the sum of their age। तो 5 years hence एज कितना होगा, 5 years hence द मैन एज, जो मैन है उनका एज क्या हो जाएगा, x+5, और 5 years hence सम ऑफ एज ऑफ 2 सन, दोनों बच्चों का एज का क्या होगा 5 साल बाद, बोलो कितना होगा। जैसे 5 साल बाद इस पर्सन का एज अभी x है, तो 5 साल बाद x+5 होगा, दोनों बेटे के एज का टोटल अगर y है, तो 5 साल बाद उनका एज कितना होगा दोनों का, y+5। सिर्फ 5 होगा, थोड़ा सा सोचो, 5 तो होगा, लेकिन क्या 5 एक बार होगा, देखो इसमें दो बच्चों का एज का टोटल है, +5। हाँ मतलब 10 होगा, है ना, 5+5 दो बार लिखना पड़ेगा, तब जाके सही कैलकुलेशन होगा। अब हाँ। ये दोनों में क्या रिलेशन बोला है, ये दोनों में रिलेशन ये बोला है कि इस कंडीशन में 5 साल बाद ये जो दोनों बच्चों का एज का टोटल और इनके पिता का एज जो है, उसमें कंडीशन क्या है, बोल रहा है कि डबल होगा, पिता का एज इन दोनों के एज से डबल होगा, ऐसा बोला है, ठीक है। तो फिर डबल मतलब यहाँ पर मुझे इक्वल दिखाने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 3y आ रहा है, तो हम यहाँ पर 3y पुट कर देते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये इधर आ गया 3y-2y, तो y हो गया, और ये हो जाएगा 15, तो y का वैल्यू 15 आ गया। देन x का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 15, यानी कि 45, ठीक है। तो करेंट एज जो है वो पिता का 45 है और बेटों का 15 है, ये देखो। ये अच्छा, और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम लोग जो है एमसीक्यू ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ विच द मिडिल वन इज 0। तो एक नंबर में 3 डिजिट है, 3 डिजिट मतलब क्या क्या है, मतलब नंबर कैसा है, यूनिट का प्लेस है उसमें और किसका प्लेस है, माने 3 डिजिट माने কি হবে, একক দশক শতক, সেটাকে ইংরেজিতে বলে ইউনিট, টেন্থ और 100 प्लेस, ठीक है। ये 3 प्लेस होगा, जिसमें से बोला है कि मिडिल वन इज 0, ये वाला 0 है बोल रहा है, ठीक है, ये 0 है। एंड द सम ऑफ द अदर डिजिट इज 9, और बाकी दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 है। तो इसका मतलब ये 0 × 10 होगा, ठीक है। अब यूनिट प्लेस को हम x मान लेते हैं, तो 100 प्लेस को y मानने से ये y × 100 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो लिखा जाता है ना नंबर। अब बोल रहा है कि ये बाकी प्लेस के दो जो डिजिट है, तो डिजिट तो x और y है, इसका टोटल 9 है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रखा है। ये देखो, द सम ऑफ द अदर डिजिट इज 9, द नंबर फॉर्म्ड बाय द इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर 297। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग ये दोनों डिजिट को इंटरचेंज करें, मतलब इधर x लगा ले इधर y लगा ले, ये बीच वाला जैसा है वैसा ही, इसमें कोई फर्क नहीं है, तो ये 100 × x हो जाएगा। तो उस केस में
जब ये लिख रहे थे तो मेरा नंबर हुआ था 100y प्लस एक्स, अब ये वाला नंबर बनेगा 100x प्लस वाई। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो जो नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से 297 ज्यादा होगा, मतलब ये वाला नंबर जो बनाया वो ओरिजिनल जो नंबर है यानी 100y प्लस एक्स से 297 ज्यादा है, ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रखा है। तो अभी हमें नंबर बताना है कि नंबर कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं 100x प्लस वाई माइनस 100y माइनस एक्स इक्वल टू 297। ठीक है, तो 100 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई, और माइनस x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई 297। तो यहां से x माइनस वाई अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 297 डिवाइडेड बाई 99। 3 आ गया। ठीक है, तो x माइनस वाई 3 आ गया, x प्लस वाई 9 है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y 3 हो गया। तो नंबर पूछा है तो नंबर कितना होगा, तो ओरिजिनल नंबर पूछा है दैट इज 100y प्लस एक्स, 100y प्लस एक्स मतलब 306। ठीक है, तो अब देख लो मैच हो रहा है कि नहीं। 306 के दो जो डिजिट है 6 और 3 वो ऐड करके 9 होना चाहिए, हो रहा है। ठीक है, अब इस नंबर के अगर हम लोग इसको चेंज कर दे तो ये 603 हो जाएगा। तो 306 और 603 का गैप कितना होना चाहिए, उतना हो रहा है कि नहीं, 297 होना चाहिए, हो रहा है। इसका मतलब आंसर हम लोग का सही आया। बाकी यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे, 306 होना चाहिए। ठीक है, फिर भी हमें ये सब सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगा था, तो मैंने करवा दिया। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, जिस तरीके से हमें सॉल्व करने आना चाहिए एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले बोला है, देखो हम लोग कोशिश करेंगे जितना बिना सॉल्व किए क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देख के हम लोग कर सके। ठीक है, सॉल्यूशन में हमें नहीं जाना है। बोल रहा है मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। तो इनकम का रेशियो दे दिया है दो लोगों का, एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। ये रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगर याद आ रहा है तो रेशियो चैप्टर में ये क्वेश्चन इलास्ट्रेशन में भी था, और ये क्वेश्चन हम लोगों का जो एक्सरसाइज था वहां पर भी था। बोल रहा है इफ ईच सेव्स 50 बी पर হবে मंथ है, बोलो ওটা বি হবে 400 আর 500 400 और 500। ठीक, बी होगा। ठीक है, देखो क्योंकि ये तो हमें पूछा है कि मंथली इनकम कितना होगा, तो मंथली इनकम का तो रेशियो दे दिया है 4:5, तो बी होना चाहिए। देखो बाकी एक भी हमारे रेशियो से तो मैच हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आंसर कितना होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक, तो बिना सॉल्व वॉल्व किए हम लोग बता सकते हैं इसका आंसर बी हो जाए। चलो सेकेंड वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, हमें फ्रैक्शन बताना है विच इज इक्वल टू हाफ व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2। मतलब बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करने से वो हाफ हो जाएगा, और ये इक्वल टू 3/4 होगा व्हेन बोथ इंक्रीज बाय 12। तो एक एक करके ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन ए पे ट्राई करके देखते हैं। तो 3 में अगर 2 ऐड करते हैं और 8 में 2 ऐड करते हैं तो कितना आता है 5/10। तो এটা 5 बाई আসছে यही वाला होगा ना। अच्छा, तो ये हाफ हो गया, और इस पे चेक कर लो कि 12 से इंक्रीज करने से 3/4 होता है कि नहीं। तो 3 प्लस 12 और 8 प्लस 12। हाँ, तो यही हो रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यार करके हम नहीं दिखा रहे, हम वहां पर पेज में कर रहे हैं ना, तो करना है तो वहां पर कर सकते, मतलब तुम लोग जरूर कॉपी में कर लेना, बाद में कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं समझ पाए, में भी हो सकता है ना। तो ये चीज तुम लोग अपनी कॉपी में करते रहना। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बोला है द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। अभी अभी किया। ठीक है, 5 years एगो, अब यहाँ पर वहां था 5 years हेंस, अब यहाँ पर है 5 years एगो, मतलब 5 साल बाद, और ये 5 साल पहले
हिज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो यहाँ तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन से ट्राई करके देख सकते हैं। तो बोलो क्या होगा। देखो ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले बोला है द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन, एंड 5 years ago his age was thrice the sum of their, find his present age। ये हम लोग बिना सॉल्व किए कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑप्शन देख के सोल्यूशन करने का तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हम ये ऑप्शंस तो है, बट इसको इसको ट्राई करने के लिए यूज कैसे करें, क्योंकि पता तो नहीं चल रहा है ना कि कैसे करके यूज करें, क्योंकि डेटा कुछ उस तरीके से हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग अब सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए सॉल्विंग भी देख लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर को हमें सॉल्व करके करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करके करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं प्रेजेंट एज एक्स है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन एक्स, प्रेजेंट एज है एक्स। ठीक है, अब इनके ये पर्सन हो गए। ठीक है, इनके दो बेटे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इनके दोनों का एज का टोटल मान लेते हैं कितना है, वाई है। ठीक है, इन दोनों के एज का टोटल मान लेते हैं कि वाई है। अब एक कंडीशन बोला है द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। अच्छा, ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन मतलब ये वाला है। ठीक है, पहला इक्वेशन। और बोला है 5 years हेंस, 5 साल बाद। तो 5 years हेंस, सॉरी 5 years एगो बोला है, 5 years एगो एज ऑफ द पर्सन इज, कितना हो जाएगा, 5 साल पहले इनका एज कितना रहा होगा, कैसे निकालेंगे। x-5। x-5। ठीक है, और 5 years एगो एज ऑफ टू सन, टोटल ऑफ एज ऑफ टू सन, टोटल ऑफ एज ऑफ टू सन कितना होगा। अभी y है दोनों बच्चों का एज का टोटल, तो 5 साल पहले दोनों बच्चों का एज कितना रहा होगा, दिस वन -5, दिस वन -5, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, y-10। y-10। ठीक है, वहां पर जैसे प्लस हुआ था यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसमें रिलेशन क्या था, एगो। तो बोल रहा है कि 5 years ago his age was thrice the sum of their ages, तो his age was thrice the sum of their wages। ठीक है, अब हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, x इक्वल टू 2y है, तो x की जगह 2y पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। 3y -30, तो ये इधर आ जाएगा, तो -y, और ये हो जाएगा -25, तो y हो गया 25, तो x कितना हो जाएगा 25 × 2 यानी कि 50। तो प्रेजेंटेज मिल गया हमें, यही दिया हुआ था कि प्रेजेंटेज निकालो, तो प्रेजेंटेज ऑप्शन हो गया 50 यानी ऑप्शन डी। ठीक है, 3 का आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ नंबर पे जाते हैं। A number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digit. If 9 be added to it, digits are reversed. Find the number. ठीक है, तो बोलो 10 से 100 के बीच का नंबर है जो कि 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो इसी से तो पता कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो जो डिजिट्स है, जैसे यहाँ 5 4 है, यहाँ 5 3 है, 4 5 है, 5 5 है, यही तो डिजिट है। तो इसका डिजिट्स जो है, अगर उस डिजिट का सम करेंगे तो और उस पे 5 टाइम्स करेंगे तो वो नंबर आना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो बोलो किस पे ये चीज एप्लीकेबल हो रहा है। अरे ट्राई करो।
বুলেছে হ্যাঁ 5 টাইমস। হ্যাঁ করো, প্রথমে 54 এর উপরে কিভাবে ট্রাই করছো? ম্যাম সাম 54 অফ এর দ্য উপর ডিজিট, হ্যাঁ অ্যাড বলো। করতে 5 প্লাস 4 অ্যাড করতে হবে, কত হয়? 9 9 এর 5 টাইমস কত হয়? 9 এর 5 টাইমস ম্যাম 45। তো এটা তো 54 আছে, অত করলে এই নাম্বারটাই ফিরে আসবে, এটা বলেছে। A number between 10 to 100 is 5 times the sum of its digits. Sum of its digits, হ্যাঁ বলো কোনটা হবে? সি হবে। सी হবে। अच्छा आगे वाला भी चेक कर लेते हैं। If 9 भी added to it, the digits are reversed. तो 45 में 9 ऐड करो तो क्या 54 हो रहा है? तो फिर आंसर सही है। हाँ मैम। हाँ मतलब देखो ये सब लिख लो, बाद में ये पढ़ोगे तो देखो आंसर तो तुम लोग के पास रह जाएगा सी। अगर तुम लोग मेरे जैसा सिर्फ ये लिख के अभी छोड़ दोगे, तब पढ़ोगे तो फिर खुद को नहीं समझ में आएगा कि किया क्या था। तो 4 प्लस 5 9, क्योंकि बोला है मुझे सम ऑफ द डिजिट्स करना है, उसका 5 टाइम्स करना है, तो ये हो जाएगा 45 टाइम्स करने से वही नंबर आना चाहिए। और उसमें अगर हम 9 ऐड करेंगे तो डिजिट रिवर्स होना चाहिए, यानी 54 होना चाहिए, हो रहा है। तो ये चीज कॉपी में जरूर लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद जो है प्रॉब्लम में पड़ोगे, फिर नहीं समझ में आएगा ना। बाई चांस अगर नहीं समझ में आया कि हुआ क्या था, क्या किया था हम लोगों ने, हो ही सकता है। अच्छा, फिर बोल रहा है द वेजेस ऑफ 8 मैन एंड 6 बॉयज अमाउंट टू 33। मतलब ये टोटल दिया है, 8 मेन और 6 बॉयज का टोटल वेजेस 33। 4 मैन अर्न 4.50 मोर देन 5 बॉयज, डिटरमाइन द वेजेस ऑफ ईच मैन एंड बॉय। हर एक मैन और बॉय का वेजेस हमें निकाल के देना है, ठीक है। तो हमारे पास डेटा क्या क्या अवेलेबल है, बोल रहा है कि 8 लोगों का वेजेस और 6 लड़कों का वेजेस का टोटल 33 है। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन में ट्राई करते हैं ना। यहाँ आंसर किस चीज का दिया हुआ है? एक मैन का और एक बॉय का वेजेस, एक मैन का एक बॉय का, एक मैन एक बॉय का वेजेस दिया हुआ है। तो अब मुझे बोलो, अगर ऑप्शन ए के साथ चलते हैं तो 8 मैन का वेजेस कितना होगा? अगर एक को 1.5 रुपए मिलता है तो 8 लोगों को कितना मिलता होगा? 12। तो 1.50 इंटू 8, 12, ठीक है। 6 बॉयज को फिर कितना मिलता होगा ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग? 18। 18। अच्छा, क्या ये दोनों का टोटल 33 है? नो मैम। नहीं, तो फिर ऑप्शन ए होगा? नहीं होगा। नहीं, हटाओ। सेम तरीके से बी पे ट्राई करते हैं। 3 रुपए करके 8 लोगों का कितना होता है? 24। 24। 6 लोगों का 1.5 रुपए करके कितना होता है? 6 बॉयज 9। का 9। क्या 9। 24 और 9 33 होता है? हाँ मैम। होता है, लेकिन इसके बाद भी चेक करेंगे। इफ 4 men अर्न 4.50 मोर देन 5 बॉयज, ठीक है। तो अगर 4 men का अर्निंग जो है वो 5 बॉयज के अर्निंग से 4.5 रुपए ज्यादा है, चेक कर लेते हैं कि इस ऑप्शन से ये कंडीशन फुलफिल होता है कि नहीं। तो 4 men का अर्निंग कितना होगा? 4 men 8 रुपीज करके, 12। सॉरी 3 रुपीज करके, हाँ 12 हाँ होगा। 12 होगा। और 5 बॉयज 1.50 करके 7.5। हाँ मैम। तो फिर क्या इसका डिफरेंस 4.5 रुपए आ रहा है? यस मैम। तो फिर कंफर्म यही वाला आंसर होगा। ये हम लोगों ने सेकंड वाला भी चेक कर लिया, मतलब डबल कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो बाई चांस देखा गया कि एक ऑप्शन पूरा है दूसरा नहीं हुआ, तो फिर तो हम लोग गलत लिख देंगे ना। तो 5 का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। तो ये चीज लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी में, हम बार बार बोल रहे हैं 5 का बी, ठीक है। अच्छा, अब 6 नंबर में क्या बोला है? A number consisting of 2 digits is 4 times the sum of its digits, and if 27 be added to its digits are reversed। तो बोल रहा है a number consist of 2 digits, तो सारे नंबर 2 डिजिट वाले ही हैं। is 4 times the sum of the digits, अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, इनके डिजिट्स के सम का 4 टाइम्स ही वो नंबर है। मतलब डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स इंटू 4 इक्वल टू द नंबर, इसका मतलब ये होता है। तो ये कंडीशन किस में फुलफिल हो रहा है? उसके बाद 27 भी ऐड करके देखेंगे डिजिट रिवर्स हो रहा है। तो पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते, सम ऑफ द डिजिट इंटू 4 कितना आएगा?
36 इस पे तो हो रहा है ना? हाँ मैम। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन भी हो रहा है कि नहीं? अगर 27 इसमें ऐड करते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा, क्या ये हो रहा है? नहीं, 9। नहीं हो रहा है ना? तो इसका मतलब ए नहीं होगा। चलो ठीक है, बी पे ट्राई करते हैं, 35 पे। तो 35 में 3 + 5 × 4 कितना होगा? 32। 2। तो ये भी नहीं, ये तो पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाया। चलो सी से ट्राई करते हैं। 3 + 6 × 4 कितना हो जाएगा? 3 + 6 9, 9 × 4 36। चलो पहला कंडीशन फुलफिल कर लिया। अब दूसरे पे चेक करेंगे। इफ 27 भी एडेड तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा। 27 ऐड करने से कितना आएगा? 60। तो क्या ये मैम हुआ? 63। और 63। अच्छा, तो क्या ये हुआ? हाँ, अगर मैम 63 हो रहा है तो हो रहा है। 36 का ऑपोजिट 60। ठीक है, तो ऑप्शन फिर बोल रहा है ऑफ टू नंबर्स 1/5 of the greater number is equal to 1/3 of the smaller. 1/5 of greater equal 1/3 of smaller। देखो, जब इंग्लिश पढ़ के समझने में थोड़ा दिक्कत अगर होता है, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग हैबिचुएट नहीं होते इस तरीके से, तो ऐसे अगर लिख लोगे ना जो बोला है, तो फिर कुछ ना कुछ हमें समझ में जरूर आने लगेगा। क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा ध्यान दोगे तो फिर ये इंग्लिश वाला प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब बोल रहा है 1/5 of the greater is equal to 1/3 of the smaller and their sum is 16। ठीक है, और इसका जो सम आएगा वो 16 होगा, मतलब जो नंबर दोनों है उसका सम 16 होगा। तो देखो 10 और 6 का सम 16, 9 + 7 करोगे वो भी 16, 12 + 4 करोगे वो भी 16, 11 + 5 करोगे वो भी 16। ठीक है, तो इससे तो हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे, इसके हिसाब से तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ये कंडीशन जो फुलफिल करेगा वही मेरा आंसर होगा। तो 6 और 10 में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 10। 10, तो 1/5 ऑफ 10 1/3 ऑफ 6, क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है? हाँ मैम। हो तो रहा है, तो 7 का आंसर क्या होना चाहिए? ए। ये बाकी होगा नहीं, ठीक है, बाकी चेक करके देख सकते हो, नहीं होगा। 7 का आंसर ए हो जाएगा। 8 बोल रहा है कि y इज ओल्डर देन x/7। y जो है वो x से 7 साल बड़ा है। ठीक है, अच्छा, 15 years back x's age was 3/4 of y's age, their present age। तो ये प्रेजेंट एज दिया है, तो हमें बताना है कि इनका प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कौन से ऑप्शन को लेंगे? देखो बोल रहा है y इज ओल्डर देन x/7, तो क्या वो कंडीशन इसमें फुलफिल हो रहा है? क्या 43 y का एज है और x का 36 है, क्या दोनों का एज का गैप 7 आ रहा है? अगर 7 साल बड़ा है मतलब क्या दोनों का एज का गैप 7 साल होना चाहिए? क्या 36 और 43 का गैप 7 होता है? चेक करो। ना मैम। होता है। अच्छा, अब यहाँ पर 43 और 50 इसका गैप क्या 7 होता है? हाँ मैम। तो फिर ये भी सही लग रहा है। अच्छा, ये वाला ऑप्शन क्या हमें लेना चाहिए? না ম্যাম, এটা তো নেওয়া হবে না। अच्छा, क्यों কেননা नहीं होगा ওয়াই, बोलो? ম্যাম ওয়াই হচ্ছে এক্স এর থেকে বড়, এখানে তো এক্স ওয়াই এর থেকে বড় দিয়েছে। हाँ, तो ये ऑप्शन ही गलत दे रखा है, इसको हटाओ। ठीक है, डी ऑप्शन को चेक करना चाहिए हमें। 40 और 47 बोला है। हाँ, ये भी हो सकता है। अब कंफर्मेशन के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 15 इयर्स बैक देखना पड़ेगा एक्स का एज कौन से वाले ऑप्शन से वाई के एज का 3/4 होगा। तो पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं। तो एक्स का अगर आज का एज 36 इयर्स है तो 15 इयर्स बैक उनका एज कितना था? ম্যাম 21। अच्छा, 36 - 15 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 15 इयर्स एगो वाई का एज फिर कितना था इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ম্যাম 28।
28। अच्छा, अब क्या x का एज y का एज का 3/4 है, y का एज है 28, इसका 3/4 करते हैं। हाँ, आ तो रहा है, ठीक है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 8 का? 8, ए। ठीक है। नाइन, इसमें बोला है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज 12। अच्छा, 3 डिजिट का एक नंबर है जिसका सम करेंगे तो 12 आएगा। तो देखो 3 2 7 ऐड करने से 12 होता है। यस मैम। 3 मैम 7 फॉर्मूला। 2 भी सभी 12 आएगा, क्योंकि घुमा फिरा के तो वही 3 ही डिजिट है, 2 3 और 7 ले रखा है। तो ये कंडीशन तो सबको ही फुलफिल करेगा, तो बस इससे तो हम लोग कुछ भी ऑप्शन में नहीं पहुंच सकते। आगे पढ़ते। इफ द डिजिट आर रिवर्स देन द नंबर इज इंक्रीज बाय 495। अच्छा, तो अगर डिजिट रिवर्स करते हैं तो 327 का रिवर्स क्या हो जाएगा 723। तो इसमें बोल रहा है नंबर 495 से बढ़ जाएगा। तो हाँ, 300 समथिंग से 700 हुआ है, बढ़ा तो है। अब 495 से बढ़ा है कि नहीं चेक करो। 723 माइनस 327 करके देखो 495 से बढ़ा है कि नहीं। मैम सी एटा হচ্ছে। सी का हो रहा है। अच्छा, ये वाला नहीं हो रहा है उतना जितना हम लोग सोच रहे हैं। अच्छा, 372 का भी हम लोग अगर देखेंगे तो 273 ये भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो सी का देख लेते हैं। 237 और 732, तो ये हो जाएगा, कितने से बढ़ेगा 495। हाँ। अच्छा, अब बोल रहे बट रिवर्सिंग ओनली ऑफ द टेंस एंड यूनिट डिजिट्स इंक्रीज द नंबर बाय 36। अच्छा, तो सी में हमारा सेकंड कंडीशन फुलफिल हुआ। अब थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि 237 ओरिजिनल नंबर है। अगर हम लोग सिर्फ टेंस और यूनिट डिजिट्स को चेंज करते हैं, टेंस डिजिट मतलब ये वाला और यूनिट डिजिट मतलब ये वाला, इसको चेंज करते हैं, मतलब 2 अपने जगह पे फिक्स रहेगा, 37 को 73 करना पड़ेगा चेंज का मतलब। तो बोल रहा है नंबर 36 से बढ़ेगा। तो 237 अगर 273 हो जाता है, क्या वो 36 से बढ़ा है? चेक कर। हाँ, 36 से क्यों? 36 से बढ़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी। 10th नंबर पे चलते हैं। बोल रहा है टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर वन बाई 18। अच्छा, पहले देखते हैं ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, पहले इस पे ट्राई करते हैं। तो इन दोनों पे ग्रेटर कौन सा है 45, 45 का ट्वाइस यानी दो गुना कितना हो जाएगा 90। बोल रहा है ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर वन बाई 18। तो स्मॉलर वन है 36, 36 का ट्वाइस कितना हो जाएगा 72। बोल रहा है ऐसे करने पे बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से 18 बढ़ेगा। तो क्या ये 18 बढ़ रहा है? हाँ, 18 तो बढ़ रहा है। फिर बोल रहे हैं 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर आर टुगेदर 21। अच्छा, 1/3 ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर कितना है 36, तो ये हो जाएगा 12 और 1/5 ऑफ द ग्रेटर 9। ठीक है, ये दोनों को टोटल करने से बोल रहा है 20 बनाना चाहिए। तो आ तो रहा है, ठीक है। तो फिर आंसर क्या होगा 10th का? ए। 10th का आंसर हो जाएगा A। ठीक है, ए होगा यहाँ, तो बोल रखा है बी होगा। अच्छा अच्छा, आंसर बी होगा। ठीक है, क्यों? देखो 36 45 यहाँ भी है, यहाँ भी 45 36 है, फिर आंसर बी क्यों होगा पता है? क्योंकि हमें बोला है कि टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर, पहले ग्रेटर के बारे में बोला है। तो देखो हम लोग इसको ग्रेटर मान सकते हैं, यहाँ भी इसको ही ग्रेटर मानेंगे। ठीक है, इसको भी ग्रेटर मानेंगे।
यहाँ पर भी इसको ग्रेटर मानेंगे। ये दोनों ऑप्शन से ट्राई करोगे तो सही होगा, बट आंसर कौन सा देना चाहिए? जैसे हमें बोलता है ना कि x इज टू वाई, तो फिर हम लोग उसके हिसाब से बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पहले ग्रेटर नंबर के बारे में बताया फिर स्मॉलर नंबर के बारे में बताया है, तो हमें आंसर भी कैसे देना पड़ेगा? ग्रेटर कॉमा स्मॉलर। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, मेरा बात समझ में आया? ए बी दोनों ही सही है, बट फिर भी बोल रहा है बी ऑप्शन आंसर होगा। क्यों होगा? मेरा बात समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन में जैसे लिखा है आंसर देने का पैटर्न वैसा होना चाहिए। अगर ऐसा कॉमन चीज है तब हमें इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ये 45 36 के जगह कुछ और होता, थोड़ी ना हमें दिमाग लगाना पड़ता, तब तो आंसर हम लोग यही बोल देते ना। तो हमारा आंसर, इसका मतलब 10 का हमें बी देना पड़ेगा। समझ में आ गया बी क्यों देना पड़ेगा? हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला है the demand and supply equation for a certain commodity are this and this। तो एक डिमांड इक्वेशन है, ये सप्लाई इक्वेशन है respectively, where P is the market price and Q is the quantity, then the equilibrium price and quantity are। equilibrium मतलब equal, equal price और quantity मतलब जहां पर price और quantity हम लोग का क्या होगा? equal होगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या बोला है। P जो है P इक्वल टू बोला है Q/3 प्लस 7/4। ये करके देखना पड़ेगा। तो ये 11 नंबर है, सॉरी 11 नंबर को हम सॉल्व करके दिखा रहे। P इक्वल टू Q/3 प्लस 7/4 ये बोल रखा है। ठीक है, जहां पर P का मतलब प्राइस है और Q जो है वो क्वांटिटी, देन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, और एक हमें इक्वेशन दे रखा है डिमांड का। कहा गया? डिमांड and supply equation for a certain commodity 4Q plus 7P equal to 17। अच्छा, हमें पूछा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी क्या होगा। मतलब ऐसा प्राइस जो है, प्राइस और क्वांटिटी जहां पर ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करके देखते हैं। मतलब कुछ नहीं, देखो ये सीधा बात है कि हम लोग अगर कुछ ना समझ में आए, कम से कम इतना समझ लो कि ये P का वैल्यू है, ये Q का वैल्यू, मतलब ये दोनों वैल्यू से जो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वही मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ए से ट्राई करो। तो ऑप्शन ए से अगर ट्राई करते हैं, 4Q प्लस 7P में ऑप्शन ए पुट करने से तो ये 3/4 हो जाएगा। 7 × 2, क्या ये 17 आ रहा है? तो ये हो जाएगा 3 प्लस 14, तो ये हो गया 17। ठीक है, तो ये 17 हो गया। और ये P जो है यहाँ पर देखते हैं, P मतलब ये 2 हो गया। 2 इक्वल टू Q/3 मतलब 3/4/3 प्लस 7/4। तो देखते हैं कितना आता है। 3 इंटू 1/3। ठीक है, प्लस 7/4। तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये 4 और यहाँ पर हो गया 8/4 मतलब 2 आ रहा है। हाँ, तो ये जो है ये इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी है। मतलब इस प्राइस और क्वांटिटी पे ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का। ठीक है, 11 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चेक करने से पता चलेगा। तो हम यहाँ पर 11 का सीधा ए लिख देते हैं। सोल्यूशन मैंने वहां पर बता दिया क्या करना है, तो यहाँ पर नहीं करना। तो ये वाला हो गया। ठीक है, अगर इस पे नहीं होता फिर सेकंड वाले पे चेक करते, फिर थर्ड वाले पे, इस तरीके से। अब जो इम्पोर्टेंट है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी तक तो जो किया देखो काफी आसान है, हम लोग बोल सकते हैं। ये तो करना कोई बड़ा बात नहीं था जो हम लोग कर रहे थे, बस थोड़ा हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। बस पुट वुट करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब इक्वेशन से जो मेन हमारा चैप्टर जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, जहां पर हमें फॉर्मूला वगैरह भी याद रखने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अब हेडिंग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक ये जो बात है ना, ये एक लैटिन लैंग्वेज है, मतलब लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिस ये एक्चुअली क्वाड्रेटस, ठीक है, क्वाड्रेटस वर्ड से
ये वाला वर्ड आया हुआ है जिसका नाम होता है स्क्वेयर, ठीक है, इसका मतलब नाम बोल रहा है, इसका मतलब होता है स्क्वेयर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब स्क्वेयर हो जाएगा। स्क्वेयर मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ऐसा होना चाहिए एक्स का हाईएस्ट पावर 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो कुछ ऐसा है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्स का हाईएस्ट पावर मैंने 2 रखा है। ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। এটাকে বাংলাতেও কিছু একটা বলে, কিন্তু আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। সহগ বলে মনে হচ্ছে, আর এটাকে বলে মনে হচ্ছে সূচক, আর এটাকে বলে সহগ। हम्म, ठीक है। तो जो भी हो, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये जो है ये कांस्टेंट होता है। अच्छा, जहां पर बी क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये भी होता है कांस्टेंट। और सी, सी कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, ठीक है। और ए ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर ए मेरा 0 हो गया, सोचो, तो फिर मेरा एक्स का स्क्वायर इंटू 0 0 हो जाएगा, तब फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगा नहीं। मान लो मेरा ए 0 हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो फिर क्या होगा? मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगा, बिकॉज 0 इंटू एक्स का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बी एक्स प्लस सी जो कि एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए है वो कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, या फिर बोल सकते हो कि एक्स के स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, 0 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन याद होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वो इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर एक्स का 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर b 0 हुआ तो क्या कोई इशू होगा? देखते हैं। देखो, अगर b 0 हुआ तो कोई इशू है कि नहीं? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखते हैं। मान लेते हैं कि मेरा b का वैल्यू 0 हो गया बाई चांस, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये ऐसे हो जाएगा, देन मेरा इक्वेशन हो जाएगा कुछ ऐसा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये क्वाड्रेटिक रहा कि नहीं रहा? हाँ मैम আছে। हाँ, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर एक्स का 2 है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक है। भले ही एक्स का पावर 1 वाला डेटा हट गया हो, बिकॉज बी 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके का होता है। ये जो चीज अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी के ऊपर बेस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके का होगा। एक हो जाएगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक हो जाएगा मिक्स्ड, या फिर हम लोग बोलते हैं इसे अफेक्टेड, अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जहां पर b का वैल्यू 0 होगा वो होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जहां पर b नॉट इक्वल टू 0 होता है वो होता है अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, लाइक मेरा कोई इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर b वाला टर्म 0 है। और अगर मेरा कोई इक्वेशन ऐसा है, मान लो 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, ठीक है, ऐसे रैंडमली लिख दिया, तो ये मेरा अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी ये पहचानने आना चाहिए हमें, ठीक है। तो देखो, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं,
ठीक है। इस ये जो इक्वेशन है ना एक्स का स्क्वायर माइनस 30, ठीक है, मुझे ये पूछना है कि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये फॉर्म जैसा ही है, ये फॉर्म के साथ कंपेयर करके मुझे ये बताओ कि इस इक्वेशन में ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। सेम तरीके से इस इक्वेशन में ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, ये बताना है। कैसे बताओगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करके बताना है। मतलब हम एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, एग्जाम्पल के तौर पे। तो a कितना है, तो a x के स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो a कितना हो गया 2, ठीक है। b x के साथ 5x का कंपेयर करेंगे तो b कितना हो गया 5, c के साथ 3 का कंपेयर करेंगे तो c कितना हो गया 3। इस तरीके से कंपेयर करके मुझे बताओ कि पहले वाले इक्वेशन में a कितना है, b कितना है, c कितना है, एंड सेकेंड वाले इक्वेशन में a कितना है, b कितना है और c कितना है। ए होगा 1। A1, ठीक है, मतलब +1 -1 ये भी थोड़ा बताते जाओ। +1। हाँ ठीक है, सही है। बी होगा बी होगा 0 हम्म, और सी होगा -30। सही है। इधर वाले ए होगा +5, बी होगा -10 और सी होगा +7। ठीक है। तो जस्ट कंपेयर करना है और कुछ नहीं, जैसे इसके नीचे नीचे लिख दोगे तो खुद ब खुद कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। इसके नीचे नीचे लिख दिया तो ये दोनों कंपेयर करो, एक्स का स्क्वायर हटाओ 5 जो है वो निकल के आएगा ए का वैल्यू, ये दोनों को कंपेयर करो, एक्स एक्स हटाओ बी -10 हो जाएगा, ये दोनों को कंपेयर करो सी 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इसके बिना हम लोग इस चैप्टर को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले हैं वो ए बी सी रिलेटेड फॉर्मूले हैं, तो फिर हमें इसको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दे रहा है एक्स का स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, फाइंड एक्स, ऐसे ही दे दिया रैंडमली कि ये एक मैंने क्वेश्चन दे दिया, बताओ कि अगर एक्स का स्क्वायर -4 0 है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा। टू। +-2। +-2, ये इसीलिए मैंने बोला था +-2 हमें आंसर देना चाहिए। एक्स का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ±√4 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा +-2, ठीक है। +-2 हो जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो 2 × 2, ठीक है, इससे भी मेरा 4 आता है और -2 × -2 करने से भी मेरा +4 ही आता है, तो फिर इसीलिए मुझे इस तरीके के केस में +-2 ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का याद रखो, इसीलिए मैंने ये बता दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या क्या मेथड्स है? तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 को हम लोग बोलते हैं, जो तुम लोग नॉर्मली करते हो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जो तुम लोग 6 7 से सीखते आ रहे हो। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ट्रायल एंड एरर मेथड,
इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट ये जो हम लोग बचपन से सीखते हैं ना, इसका एक लिमिटेशन है, ये मेथड हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते। कांट बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ इक्वेशन। हर तरीके के इक्वेशन में ये काम नहीं आता है, ठीक है। तो फिर क्या ऐसा कोई मेथड है जो हमारे हर तरीके के इक्वेशन में काम आए? हाँ है, जो कि मेथड 2 है। मेथड 2 से हम लोग x कैसे निकालेंगे? -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a करके। क्या ये फॉर्मूला हमें अप्लाई मतलब याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसको श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला बोलते हैं, तुम लोग गूगल करोगे तो मिल जाएगा। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोले करते हैं। इसको गूगल करोगे तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला तुम लोग को दिखेगा, यही लिखा हुआ है। ये कैन बी अप्लाइड इन एनी इक्वेशन। इसका बेनिफिट ये है कि ये वाला किसी भी इक्वेशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। एक्स का स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे जब हमें ऐसा सॉल्यूशन देता है सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मिडिल टर्म जो तुम लोग को पता है उससे तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का रूल्स क्या है देखो, अगर किसी को नहीं पता है तो हम बताते हैं। हमें क्या करना होता है, a इंटू सी करना होता है, ठीक है। पता है मुझे लग रहा है सभी को, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें a इंटू सी करना पड़ता है। तो इसमें a कितना है 1, c कितना है 6, तो ये हो गया 6। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो ऐसे लग रहा है कि इतना करके हम लोग क्यों सीखे। मान लो यहाँ होता बाई चांस 2, तो 2 इंटू 6 12 करना पड़ता, ठीक है। फिर हम लोग इस 6 का एलसीएम करेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 2 और 3 को यूज करके किसी भी तरीके से ये मिडिल टर्म को देखना है, मतलब इस फैक्टर से मिडिल टर्म बनाना है। तो अगर हम लोग कैसे बनाएंगे, या तो प्लस या माइनस करके होना चाहिए। तो 2 + 3 5 होता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस ऐसे लिख दिया, 5 को ऐसे लिखेंगे 3 + 2, इसीलिए नाम है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो मिडिल टर्म को फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर्स है 2 और 3, तो ये बन गया ऐसे। बाकी जैसा है वैसा लिख देते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, तुम लोग अगर किसी और तरीके से सीखे हुए हो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, वैसा कर सकते हो, मेरे जैसा ही करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। बट मैंने जैसे सीखा है वैसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि बहुत से लोग थोड़ा अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो -3x -2x प्लस 6, ये हो गया 0। अब ये x कॉमन चला जाएगा, x -3, और यहाँ से -2 कॉमन चला जाएगा, तो x -3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x -3 इंटू x -2 इक्वल टू 0। तो x हो गया 3 एक बार, और एक बार x हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। ये कैसे होता है पता है ना, x -3 अगर तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो 0/x-2 होगा, तो x -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0/x-2। तो x -3 अगर 0 हुआ तो x 3 हो जाएगा। सेम तरीके से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x -2 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई x -3, बट इतना लिखने का जरूरत नहीं होता, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। तो ये 0 हो गया, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया x का वैल्यू 2 और 3 हो जाएगा। क्या ये चीज देखो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ये क्वेश्चन बन गया, अच्छा बात है। क्या ये श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले से बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हर इक्वेशन पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एप्लीकेबल होता है। तो एक बार मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पे भी चेक करते हैं होगा कि नहीं। बिल्कुल होना चाहिए और सेम आंसर ही आना चाहिए, ठीक है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं करके अगर हम लोग श्रीधर आचार्य करते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले करना क्या पड़ता है, डेटा पुट करने के लिए डेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये देखो, मुझे तो याद है, तुम लोग कर लेना फॉर्मूला याद, ठीक है। b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब क्या करना है, ये सब वैल्यूज पुट करना है, तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, a कितना है, b कितना है, c कितना है। तो बोलो इस इक्वेशन में a कितना है, b कितना है, c कितना है, तो वो निकालेंगे, फिर यहाँ पर देख देख के पुट कर देंगे। बोलो a कितना है, b कितना है और c कितना है इस इक्वेशन। ये হচ্ছে +1
বি হচ্ছে -5 আর সি হচ্ছে +6। तब यहाँ पर पुट करते हैं तो -b ये हो गया, ठीक है, माइनस फॉर्मूले में है, बाकी b मेरा माइनस आया तो मैंने उसको ब्रैकेट में लिख लिया। फिर b का स्क्वायर 4, a मतलब 1 और c मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मतलब 1। अब देखो कितना आ रहा है, माइनस माइनस में +5 तो 5 लिख दिया, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 5 प्लस माइनस 1, रूट ओवर ऑफ 1 मतलब 1 होता है, तो 5 प्लस 1/2 5 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा मेरा 3 और ये हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, ये हो गया मेरा 3 और ये हो गया मेरा 2। तो देखो मेरा यही आंसर आया था, यहाँ पर भी आ गया। अब तुम लोग सोचोगे अगर वैसे हो ही जा रहा है तो हम ऐसा क्यों करें, बात तो सही है, उस पे ज्यादा हैबिट है, लेकिन ये फॉर्मूला जैसे याद हो जाएगा तुम लोग उसको छोड़ के यही करने लगोगे, देखना, क्योंकि बस फॉर्मूला याद होने का देरी है। कितना भी मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन हो, इससे बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इसमें तुम लोग को क्या करना है, बस ABC आइडेंटिफाई करना चाहिए, बाकी फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन फटाफट होगा। और ये मत सोचो कि हम लोग याद नहीं करेंगे, ये बिल्कुल याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इक्वेशन आएगा जो मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होगा, तब हमें इस तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं, देखो हम एक ऐसा इक्वेशन दे रहे हैं, तुम लोग बताओ कि ये मिडिल टर्म से आएगा कि नहीं आएगा। 2x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से जाएगा कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ये कितना हो जा रहा है, 3 इंटू 2 6, 6 का एलसीएम 2 3 6, क्या 3 और 2 किसी भी तरीके से 6 आएगा, 3 और 2 को आइडिया लेस करके किसी तरीके से 6 आएगा, ना मैम। नहीं आएगा। तो क्या ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ये क्वेश्चन कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, जितना भी कोशिश कर लो। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, नेम श्रीधर आचार्य। अब श्रीधर आचार्य के लिए फिर से मेहनत करके ABC निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला दिमाग में रखना है, -b बोल बोल के लिखोगे, खुद ब खुद याद हो जाएगा, b² माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब ABC फाइंड आउट करो, वैल्यू पुट कर देना, आंसर मिलेगा। बोलो a कितना, हम 2 +2 +2, हाँ, b -6 -3 पुट करो, माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -3 और 2 इंटू a मतलब 2। अब देखते हैं कितना आता है, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 24 डिवाइडेड बाई 4, 6 प्लस माइनस 64। ठीक है, अच्छा अब मुझे बता सकते हो रूट ओवर 60 को क्या लिखोगे, कोई आइडिया, पता है कैसे लिखा जाता है, 60 का एलसीएम किया जाता है, पता तो है, अभी भूल गए, वो बात अलग है। इसको कैसे लिखोगे, 60 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, बट मेरा तो रूट 60 है ना, तो रूट 60 को कैसे लिखोगे, तो ये रूट, तो 2 है तो रूट के बाहर कितना आएगा, 2 अगर रूट के अंदर है तो रूट के बाहर कितना 2 आ जाएगा, हम 1 একটা एक आ जाएगा, और बाकी 3 और 5 क्योंकि इनका कोई पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर 15 रह जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ 60 इक्वल टू 2√15 होगा। बोलो ये समझ में आ गया, हाँ मैम। अब ये आ गया। अब यहाँ से कॉमन लोग कितना कॉमन ले सकते हो, ये जो है यहाँ से कितना कॉमन जा सकता है, 2 कॉमन लेने से कितना बचेगा, 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बच गया। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, 3 प्लस √15/2, इसके आगे तो और कुछ सॉल्व होने जाने वाला है नहीं। ठीक है, और ये, तो ये आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया सॉल्विंग कैसे होता है, बोलो क्या नहीं समझ में आया, अगर नहीं आया हाँ मैम বুঝেছি 3 +
ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कैसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अच्छा अब सम ऑफ रूट कितना होगा वो देखते हैं। तो देखो नंबर ऑफ रूट्स, बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने सारे रूट्स हो सकते हैं। रूट्स का मतलब आंसर तो पहले दिन लिखवाया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना सारा रूट्स हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर x का पावर 2 है, जब इक्वेशन स्टार्ट किया था तभी सिखाया था, अगर x का पावर 2 है तो उसका x का कितना सारा आंसर आ सकता है हमारा, मैक्स टू मैक्स। नहीं पढ़ोगे तो ये छोटा छोटा चीज कैसे याद रखें। डिग्री टू इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट का मतलब होता है जिसका आंसर या सोल्यूशन जो है वो जो आएगा उसको रूट बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स कितना होता है, अभी अभी किया, दो दो इक्वेशन सॉल्व किया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। एक्स का একটা कितना প্লাসে আসতে পারে একটা মাইনাস আসতে পারে। না, দুটো সেম আসতে পারে, দুটো প্লাসও আসতে পারে, দুটো মাইনাসও আসতে পারে, একটা প্লাস একটা মাইনাসও আসতে পারে, সবই আসতে পারে। আমাদেরকে শুধু এটা জানতে হবে কি কতগুলো আনসার হতে পারে, এটা বলো, প্লাস মাইনাস সবই হতে পারে। দুটো, ऐसा नहीं है प्लस ही आएगा माइनस ही आएगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ आ सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो अभी आया दोनों प्लस में, 3 और 2 नहीं आया, ऐसा कोई रूल्स नहीं। नंबर কতগুলো হতে পারে, কতগুলো आंसर হতে পারে x से? तो बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कितना सारा आंसर हो सकता है। দুটো। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज 2, हमेशा 2 होता है। ठीक है, अब ये दो का नाम मैथमेटिकली दिया हुआ है, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। ठीक है, तो हमें यही नाम मानना है, अल्फा एक बीटा। ठीक है, अब हमारा क्या डिजिट्स में आंसर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट जनरल फॉर्म बोल रहा है कि हमें ये बोला गया है इस चैप्टर में एक को अल्फा मानो एक को बीटा मानो। ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या लिखेंगे, अगर एक अल्फा है एक बीटा है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा क्या। हाँ, अल्फा और प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जांपल देते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, हमें बोला है। अच्छा और एक चीज भी होता है वो भी बताते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, ऑलवेज ये होता है। ठीक है, अब ये बी ए सी ए कहाँ से मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगा, जैसे अभी यहाँ फाइंड आउट किया बी सी वैसे ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो अब हम एक इक्वेशन देते हैं जहां ये एक इक्वेशन है, मैंने बोला है फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, तुम लोग बताओ कि क्या आंसर होगा। मैम अल्फा प्लस बीटा की 6 হবে? अल्फा प्लस बीटा 6 ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है। अल्फा बीटा 6 होते हैं, अल्फा प्लस बीटा तो 6 होते हैं। पुट करने से तो पता चलेगा। क्या बोलो, 5 হবে।
हाँ कई बार देखो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब इस इक्वेशन में बी निकालो, तो इस इक्वेशन में ए कितना है +1, बी कितना है -5, सी कितना है +6। पहले ये निकाल लो, ठीक है। अब जो होता है वो पुट करो, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। अब यहाँ तो दिख ही रहा है ABC, अब जैसा जो जरूरत है वो पुट करो। माइनस अपना फिक्स रहेगा -5 और नीचे +1, तो आंसर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। सी बाई ए का क्या होगा +6 डिवाइडेड बाई +1, तो ये आंसर हो जाएगा 6। बोलो क्लियर है। यस मैम। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, अगर अल्फा मेरा 9 है और बीटा मेरा 7 है, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा क्या बनेगा वो बताओ, कैसे बताओगे। यहाँ लिखा ना हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब ही क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि रूट का नाम अल्फा बीटा है वो फिक्स्ड है, ठीक है। और प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ऐसे लिख के कंस्ट्रक्ट करना है। तो करके बताओ कि कितना होगा आंसर। चलो ये तो आसान है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकालने से तो आसान है। वैल्यू तो दे दिया। ওটা x² - 16x + 63 হবে। है ठीक है। तो देखो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसे लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 0, ठीक है। एक्स का स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा उसका एक्स, ठीक है। इतना सब लिखने का जरूरत नहीं, हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 9 + 7, 9 इंटू 7, 9 + 7 हो जाएगा 16x + 63। बोलो समझ में आया क्या करना होता है। इक्वेशन से अल्फा बीटा निकालने के लिए भी बोल सकता है, अल्फा बीटा देके इक्वेशन बनाने के लिए भी बोल सकता है। तो ये चीज सीखा हम लोगों ने। चलो आगे सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। रूट्स का नेचर हमें पता करना है। अच्छा अब ये रूट्स का नेचर मतलब वही कि रूट्स कैसा है, नेचर मतलब कैसा है ना, एक इंसान का जैसे नेचर होता है वैसे। तो देखो कैसे निकालेंगे, श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, जिसमें से ये जो पोर्शन है √(b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब अभी जो लिखेंगे वो लिख लेना है, फिर हम समझा देंगे, ठीक है। तो जैसा लिख रहे हैं वैसा लिखना है। b² - 4ac मिडिल में लिखो कॉपी के, फिर उसमें से 3 पॉइंट्स हम लोग का निकलेगा। अगर ये लेस देन क्या गलत लिख लिया, लेस देन 0 है तो क्या होगा, इक्वल टू 0 है
तो क्या होगा? मोर देन 0 है तो क्या होगा? ठीक है। अच्छा, लेस देन 0 के नीचे अब हम लोग लिखेंगे रूट्स आर imaginary and unequal. इक्वल टू 0 के नीचे लिखना है रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. मोर देन 0 से 2 पॉइंट निकालना है. ठीक है, मोर देन 0 से हमें 2 पॉइंट चाहिए. एक है परफेक्ट स्क्वेयर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर. ठीक है. अच्छा, अगर परफेक्ट स्क्वेयर है तो फिर हो जाएगा रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड रैशनल. और अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड इररेशनल. रूट्स आर रियल unequal and irrational. Unequal and irrational. ठीक है. अब एक एक करके हम लोग समझते हैं चीज. सबसे पहले बोला है कि अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा. तो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझा देंगे. जैसे हम एक यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं. ठीक है, तो मुझे क्या लेना है ये वाला. ठीक है, मुझे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करके ये बातें बोले गए हैं. अब देखो नॉर्मली एक्स क्या होता है मेरा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है. अब मान लो मेरा एक्स कुछ ऐसा आया -6 प्लस माइनस रूट ओवर अब -4 डिवाइडेड बाई 2. मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद जो भी वैल्यूज आया था वो पुट करने के बाद मेरा b के जगह पे आया है -b के जगह पे आया -6 और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करके आया है -4 और नीचे 2a का वैल्यू पुट करके 2 आया है. ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया. अब मुझे एक चीज बोलो, क्या इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है क्या वो 0 से कम है? -4 0 से कम नहीं होता. हाँ मैम. ठीक है, कम है. अच्छा, अगर -4 जो है वो मेरा 0 से कम है, मतलब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मेनली मुझे यही देखना है. मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम आया है. ठीक है, अब मुझे एक चीज बोलो, क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? ये जो रूट ओवर ऑफ -4 है क्या इसका कोई सोल्यूशन होता है? मतलब रूट ओवर ऑफ 4 तो होता है +-2, लेकिन क्या रूट ओवर ऑफ +4 का कोई आंसर होता है? शायद नहीं पता, कैलकुलेटर पे देखो. क्या रूट ओवर -4 करने से क्या दिखाएगा? तुम लोग का कैलकुलेटर में एरर ई लिखा हुआ रहेगा स्क्रीन में. देखो, चेक करो, खुद से चेक करो. मेरे यहाँ पर दिखाएंगे तो लिखेगा एरर, पूरा एरर लिखेगा, बट तुम लोग का एरर नहीं लिखेगा, ई दिखाएगा. देखो -4 कैलकुलेटर पे कैसे लिखोगे? ये लिखो 4 लिखना, फिर ये प्लस माइनस का साइन का जगह तुम लोग का भी होगा वो यूज करना, माइनस आ जाएगा, फिर रूट लगाना, लगा के देखो क्या आ रहा है, मुझे बताओ क्या आ रहा है. मैम 2 আসছে.
2 आ ही नहीं सकता, -4 नहीं लगाया। 4 का करोगे तो 2 तो आ ही जाएगा, 4 और -4 तो एक चीज नहीं होता है। তুমি -4 লেখো নি, তবেই 2 এসছে, 2 আসবে না। -4টা ম্যাম লেখো। 4, হ্যাঁ বলো। ম্যাম 4 তারপর মাইনাস দিয়ে তো রুট দেবো। হ্যাঁ 4 লিখে মাইনাসটা দেখাচ্ছে কি দেখো, মানে এই যে আমার মতো মাইনাস দেখাতে হবে, তার তবেই মাইনাসটা অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম এখানে তো মাইনাস দেখাচ্ছে। হ্যাঁ তাহলে এবার রুট লাগাও। হ্যাঁ রুট লাগাচ্ছি, 2 আসছে তো। হ্যাঁ এটা কিভাবে সম্ভব? দেখো আমি লাগাচ্ছি, দেখো কি বলছি। তোমার এত বড় বলবে না, কিন্তু এরার তো বলবে না। হ্যাঁ এখানে আসছে না, তার মানে 4 এর রুটও 2 আসছে আর -4 এর 2 আসছে। তাহলে মাইনাসটা নিচ্ছে না বোধহয়। তুমি অন্য একটা সংখ্যাতে করো তো, 25 করে দেখো। তুমি 25 লিখে ঠিক মাইনাস আছে। লিখছো কি? হ্যাঁ মাইনাস প্লাস মাইনাস লিখে 25 লেখো তো হয়তো ওইভাবে নিচ্ছে ক্যালকুলেটরটা, মানে আমি বলছি এইটা দিয়ে তারপরে 25 লেখো। ম্যাম 5ই আসছে, ওরকম আসছে না কিছু আমাদের ক্যালকুলেটর। এই মানা এরকম তো নয় আসার কথা, কি গন্ডগোল হচ্ছে? সবার ক্যালকুলেটরেই তো আসার কথা। আমার ইনভ্যালিড ইনপুট ওটা ল্যাপটপে দেখাচ্ছে বলে, তাই তোমাদের এতটা দেখাবে না, ই এরর দেখাবে। এটা কিভাবে করবো? তো রুট, আচ্ছা তুমি আগে রুট ওভার দিয়ে 25 লিখে মাইনাস লেখো তো, তারপর ইকুয়াল। আমাদেরটা 25, ম্যাম আমাদেরটাতে 25 তারপর মাইনাস দিয়ে ইকুয়ালস টু দিতে হবে, দিলে -25 এর রুট হবে 5, কিন্তু ওটা ই লেখা আসছে। হ্যাঁ ওই তো ওপরে ই আসতে হবে, সেটাই বলছি, হয়তো 5 দেখাচ্ছে কিন্তু ওপরে ই দেখাবে, এরর। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ওটা 5 দেখালে ওটা কিন্তু সঠিক উত্তর নয়, সেটা বলছে। আর আমার আমার এখানে যেটা আছে সেখানে দেখো কিরকম বলছে, সেখানে দেখো পুরো ডাইরেক্টলি ইনভ্যালিড ইনপুট গুলো, যেমন 25 লিখলাম, প্লাস মাইনাস দেখালাম, এই দেখো रूट दी थी इनवैलिड इनपुट। ये इसीलिए होता है सुनो, क्योंकि अगर मेरा अंडर रूट में कोई माइनस वैल्यू है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मैथ्स में उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। मतलब मेरा यहाँ अंडर रूट में कुछ माइनस फिगर है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, माइनस कुछ भी हो और इसका रूट नहीं होता, इमेजिनरी नंबर का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो, अगर -6 प्लस माइनस ये ऐसा ही रह जाएगा तो इसका दो आंसर क्या क्या आएगा? एक आंसर ऐसा आएगा, -6 क्या लिखेंगे बोलो, दो आंसर क्या क्या होगा? -6 प्लस √/-4/2, और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? -6 माइनस √/-4/2। -4/2। ठीक है, तो इस अगर ऐसा होता है कि मेरा जो रूट है वो उसमें b² - 4ac, ठीक है, मेरा b² - 4ac अगर लेस देन 0 है तो मेरा x का आंसर क्या होगा? बोल रहा है इमेजिनरी आंसर होगा। इमेजिनरी क्यों? बिकॉज मैंने अभी क्या बोला कि अंडर रूट अगर कोई माइनस फिगर है उस नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, तो रूट्स यानी आंसर मेरा इमेजिनरी आंसर होगा, मतलब इस ऐसे डेटा को इमेजिनरी डेटा बोलते हैं। और आंसर अनइक्वल होगा, अनइक्वल मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक प्लस वाला वैल्यू होगा, एक माइनस वाला वैल्यू होगा। बोलो मेरा ये बात समझ में आया क्या? ये हाँ जो लिखा है कंसेप्ट समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। हम थोड़ा सा ना इसको हटा के लिखेंगे, नहीं तो इसके साथ ये मिक्सड अप हो जाएगा और कुछ नहीं। तुम लोग को मिटाने का जरूरत नहीं। +√/-4/2 कॉमा -6 -√/-4/2। ठीक है, अच्छा अब इधर इधर ये वाले पे, ठीक है, यहाँ पर क्या एग्जांपल लेंगे? बोला है कि रूट्स आर, अच्छा इक्वल टू 0 होना चाहिए, b²-4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं। x इक्वल टू -6 प्लस माइनस √/, ऐसे लिख रहा है 4 - 4 डिवाइडेड बाई लिख लेते हैं, मान लो कि 3। ठीक है, तो मुझे बोलो x का क्या क्या वैल्यू आएगा? एक होगा -6 प्लस माइनस ये √/4 - 4 कितना हो जाएगा?
এটা জিরো হয়ে যাবে। जीरो, ठीक है। मुझे यही तो चाहिए था, इसीलिए मैंने ऐसे एग्जांपल लिया कि अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो, ठीक है, तो मैंने वैसा एग्जांपल क्रिएट किया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हुआ। ऐसा होने पे मेरा एक्स का क्या क्या आंसर आएगा। अब इसके बाद से बताओ कि मेरा एक्स का क्या क्या आंसर आएगा। -6 আর রুটের জিরো তো ওটা তো জিরোই আসবে মনে হয়। ওটা ওটা তার কিছু করারই দরকার নেই, জিরোই আসবে। প্লাস মাইনাস রুট ওভার অফ জিরো না হয় জিরো হবে। জোর से জোর এটা বলতে পারো। হ্যাঁ इसके बाद এটার পরে -2 আসবে। सिर्फ -2 ही आएगा क्या, और कुछ आ सकता है? मतलब एक मेरा हाँ। होगा -6 प्लस 0/3, एक होगा -6 प्लस -0/3। दोनों ही केस में मेरा आंसर क्या आएगा? -2, ठीक है। तो यहाँ मेरा x का दो आंसर होगा, एक -2, दूसरा भी -2, ठीक है। तो इसमें मेरा रूट का आंसर क्या होगा? क्या लिखा है मैंने? জিরো अरे बार बोलो। ম্যাম রুট মানে ওই রুট জিরোর অ্যান্সারটা নাকি? रूट रूट माने तो x এর ভ্যালু। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ রুটের ভ্যালু তো শুধু -2ই আসবে। तो मेरा दोनों आंसर x का क्या आएगा? -2। इसका मतलब दोनों आंसर क्या हो गया? इक्वल। इक्वल। ये कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा, रूट्स रियल होगा। रियल मतलब जो इमेजिनरी नहीं है। क्या मेरा इस केस में किसी भी तरीके से मेरा इमेजिनरी आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इमेजिनरी कब होता है? जब अंडर रूट कुछ माइनस फिगर होता है। जब मेरा अंडर रूट फिगर जीरो ही हो जाएगा तो माइनस फिगर आने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो अगर मेरा बी स्क्वायर -4ac जीरो हुआ तो मेरा रूट यानी एक्स का जो आंसर है वो हमेशा इक्वल होगा और रियल होगा। समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा खुद को। मतलब दिमाग को उस तरीके से रेडी करो, ठीक है, समझने के लिए। देखो मतलब क्या हो गया, हम लोग थोड़ा अपना दिमाग चलाएंगे तो खुद समझ जाएंगे। अगर मेरा बी स्क्वायर -4ac लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो का मतलब माइनस फिगर। अब बी स्क्वायर -4ac कैसे होता है? अंडर रूट होता है। अब अंडर रूट माइनस फिगर मतलब इमेजिनरी नंबर। तो इस केस में मेरा रूट का आंसर क्या आ जाएगा? इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि ये तो सॉल्व नहीं होता है ना, ये सॉल्व नहीं होता, ये अनसॉल्व रहता है, तो सॉल्व तो होगा नहीं, ठीक है। तो रूट्स का आंसर इमेजिनरी होगा, और क्योंकि दो आंसर आएगा तो अनइक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एक में प्लस रूट ओवर ऑफ -4, एक में माइनस रूट ओवर ऑफ -4 है, तो दोनों का मतलब तो सेम नहीं होता है ना। भले ये सॉल्व ना होता हो, बट -6 में प्लस रूट ओवर ऑफ -4 होना और -6 में माइनस रूट ओवर ऑफ -4 होना एक बात नहीं है। तो इसीलिए रूट्स इमेजिनरी अनइक्वल होगा। सेकंड वाले में रूट्स वर रियल एंड इक्वल कब हो सकता है? जब बी स्क्वायर -4ac ही मेरा जीरो हो गया, तो उस केस में मेरा सिर्फ ये पोर्शन काम करेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन से ही मेरा दो बार आंसर आएगा। अगर ये मेरा जीरो हो गया तो ये पोर्शन -6 में +0, -6 में -0, जो कि -6 ही इन रिटर्न रहेगा। तो दो रूट मेरा इक्वल होगा और दोनों रूट का आंसर रियल होगा। इमेजिनरी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर कोई अंडर रूट माइनस फिगर नहीं आने वाला। अब देखो बोला है परफेक्ट स्क्वायर, ये कब हो सकता है? तो एक एग्जांपल फिर से, एक्स अगर है मेरा 24, मान लो ऐसा आया मेरा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 36 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मेरा जो बी स्क्वायर -4ac है वो जीरो से ज्यादा आया, तो मैंने कितना लिया? जीरो से ज्यादा 36। और 36 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर? 36 परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। तो 36 का एंड स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से 24 + 6/2 और 24 - 6/2, तो क्या आंसर आएगा? 30/2 और 18/2, तो कितना आ जाएगा? 15 और 9, ठीक है। तो इसका मतलब रूट्स क्या हुआ? अनइक्वल, हाँ कि ना? अनइक्वल हुआ। और रूट्स क्या हुआ? रियल, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। और रूट्स क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मेरा ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है
ठीक है, तो कुछ ना कुछ आंसर लाएगा। अगर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उस आंसर के साथ ये वाला चीज एक बार ऐड और एक बार लेस होने से दो अलग आंसर आना ही पॉसिबल है, सेम आंसर नहीं आ सकता है। सेम आंसर सिर्फ और सिर्फ तब आएगा अगर मेरा ये पोर्शन जीरो हो जाता है। मतलब इस चीज को खुद से दिमाग लगा के सोचना है, ये जीरो हो जाएगा तो मेरा इक्वल आंसर आएगा, क्योंकि मेरा प्लस माइनस ही जब नहीं होगा तो दो अलग आंसर आने का कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन अगर मेरा ये पोर्शन जिंदा है, ठीक है, मतलब ये बचा हुआ है, तो फिर इसमें कुछ भी प्लस माइनस होगा तो मेरा दो अलग आंसर आना तो मतलब बनता ही है। तो ऐसे केस में मेरा दो अलग आंसर आएगा, और अगर दो अलग आंसर आएगा तो हम लोग बोलेंगे अनइक्वल। और रियल क्यों होगा? क्योंकि अंडर रूट मेरा इस केस में मोर देन जीरो है, लेस देन जीरो होता है तब नेगेटिव फिगर आएगा अंडर रूट। अंडर रूट नेगेटिव फिगर होने से इमेजिनरी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो रियल का मतलब बता दिया, अनइक्वल क्यों हो रहा है वो भी बता दिया। रैशनल का मतलब वो सारे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में बता सकते हैं। जैसे 15 का p बाई क्यू फॉर्म ऐसे 15/1, 9 का p बाई क्यू फॉर्म 9/1। जो नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं जनरेट कर सकते हैं उसे बोलते हैं इरैशनल नंबर। लाइक जैसे मानो कि 22/7, अब तुम लोग बोलोगे ये तो p बाई क्यू फॉर्म है, लेकिन ये इरैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 31428, ये जो दिख रहा है ना, ये 3 यहाँ पर लास्ट नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे नंबर है जो कि हमें नहीं पता कि कितना है, क्योंकि ये इतना तक ही दिखा रहा है, ये चलता ही जा रहा है। मतलब इस पे बार लगा लो चाहे, ठीक है, मतलब 3 के ऊपर एक बार साइन, ठीक है, ये चलता ही जा रहा है। तो ऐसे नंबर ये p बाई क्यू फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि देखो 31428 इसका एग्जैक्ट p बाई क्यू फॉर्म हम लोग नहीं निकाल सकते। ऐसे नंबर को बोलते हैं इरैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखो, ये रैशनल क्यों हुआ और ये अनइक्वल क्यों हुआ और ये रियल क्यों हुआ, ये तीनों चीज मैंने बताया। अब यहाँ पर देखो, अगर मेरा रूट जो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये x मेरा अगर b² माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो 37, ठीक है, तो मेरा x का क्या क्या आंसर आएगा? एक होगा 24 प्लस रूट ओवर ऑफ 37/2, दूसरा हो जाएगा 24 माइनस रूट ओवर ऑफ 37/2, ठीक है। तो सबसे पहला बात है, दो अलग आंसर जरूर आएगा, क्योंकि ये जिंदा है तो दो अलग आंसर आना ही आना है, क्योंकि इस नंबर में कुछ एक प्लस और कुछ एक माइनस होने का मतलब ही दो अलग आंसर आएगा। तो देखो अनइक्वल होगा, ठीक है। और रियल नंबर भी आएगा, क्योंकि अंडर रूट कोई माइनस फिगर है नहीं कि रियल नंबर नहीं आएगा, लेकिन इरैशनल आएगा, ठीक है। इरैशनल आने का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि देखो, अगर हम इसको यहाँ पर लिखे, रूट ओवर ऑफ 37 कितना होता है? देखो कैलकुलेटर पे देखते हैं रूट ओवर ऑफ 37 कितना होता है। तो ये देखो रूट ओवर ऑफ 37 ये आ रहा है, तो क्या ये 2 पे खत्म है? नहीं, ये डिवाइड कर रूट ओवर ऑफ 37, 2 के बाद भी बहुत सारा डिजिट्स है जो हमें नहीं पता, तो इसको अगर मुझे लेना ही है तो मुझे अप्रोक्सीमेशन करके लेना पड़ेगा। लाइक मैंने ले लिया 6.08 अप्रोक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और एक हो जाएगा 24 माइनस 6.08 डिवाइडेड बाई 2, ये भी अप्रोक्स है, ठीक है। तो फिर x का वैल्यू मेरा क्या हो गया? 6 में 24, मतलब ये हो गया 30.08/2 अप्रोक्स, ठीक है। और दूसरा वाला हो जाएगा 17.92 डिवाइडेड बाई 2 अप्रोक्स, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड करने पे ये हो गया 15.04 अप्रोक्स, और ये हो जाएगा 8.96 अप्रोक्स, ठीक है। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन ही हमें बता रहा है कि ये मेरा क्या है? इरैशनल नंबर है। इसको हम लोग एग्जैक्टली p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे 15 को 15/1 लिख सकते हो, बट 15.04 को अगर लिख देते हो इस तरीके से डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हो, बट ये एग्जैक्ट फॉर्म तो हुआ नहीं, क्योंकि 0.04 के बाद भी बहुत सारे डिजिट्स है जो हम लोगों ने लिया नहीं है, अप्रोक्सीमेटली रख दिया है, ठीक है, क्योंकि सारा लिखना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर b² माइनस 4ac कैसा होने से क्या होगा उसका मतलब, ठीक है। तो देखो b² माइनस 4ac अगर 0 से कम हुआ, 0 से कम मतलब नेगेटिव फिगर अंडर रूट, तो एक चीज कंफर्म है कि रूट मेरा इमेजिनरी होगा, ठीक है। अब क्योंकि मेरा b² माइनस 4ac वाला पोर्शन जिंदा है तो मेरा दो रूट का आंसर अलग अलग आएगा, अनइक्वल होगा, तो अनइक्वल इमेजिनरी। फिर सोचो कि अगर मेरा b² माइनस 4ac ही 0 हो गया तो प्लस माइनस वाला पोर्शन हट गया, तो मेरा दोनों रूट इक्वल आएगा और रियल आएगा, क्योंकि अंडर रूट 0 है, ठीक है।
फिर अगर अंडर रूट मेरा परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में मेरा रूट्स तो रियल आएगा क्योंकि इमेजिनरी आने से रहा, ठीक है। और अनइक्वल होगा क्योंकि मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac पोर्शन जिंदा है और रैशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इरेशनल नंबर आएगा, लेकिन रूट्स रियल और अनइक्वल होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज को कंसेप्ट के साथ याद रखना चाहिए। तो जो मैंने कंसेप्ट समझाया उसको अगर समझते हो तो जरूर याद हो जाएगा। तो मुझे बोलो क्या समझ में आया, मैंने ये जो टेबल बनवाया क्या ये क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकंड, ये वाला करते हैं। ये वाला बताओ, अभी जो सीखा एग्जाम्पल 2, ये देखो यहाँ पर यहाँ पर एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस रूट का इस इक्वेशन के रूट का नेचर बताओ। तो इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो नेचर बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो नेचर ऑफ रूट्स, इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac बताओगे कितना होगा, तो उसके लिए निकालो ए बी और सी। तो ए कितना है +1, बी कितना है -8, सी कितना है +16। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, 64 माइनस 64, तो 0 आ गया। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया तो मुझे बोलो कि रूट्स कैसा होगा। टेबल बिना देखे बताने का कोशिश करो। तो मेरा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ही खत्म हो गया, 0 हो गया, तो मेरा रूट्स कैसा होगा। ठीक है चलो टेबल देखे, मतलब कुछ तो सोचो ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac ही अगर हट गया तो मेरा एक चीज तो कंफर्म है, होगा ही होगा। क्या होगा बोलो। देखो रट के फायदा नहीं है क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा। मैंने मुखस्त तो कर लो हवे ना गिनती। मेरा क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है, ठीक है। अगर ये वाला पोर्शन मेरा 0 हो गया तो मेरा रूट का आंसर देखो क्या क्या है। रूट इक्वल, अनइक्वल, इमेजिनरी, रियल, रैशनल, इररैशनल, यही तो 5 पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मेरा ये पोर्शन 0 हो गया तो बोलो रूट्स कैसा होगा, क्या लगता है। ये पोर्शन अगर 0 हो गया तो मेरा माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a बचेगा, ठीक है। तो मेरा रूट का आंसर क्या होगा, मतलब ये 0 हो गया तो माइनस बी प्लस 0/2a, माइनस बी माइनस 0/2a। तो इससे बोलो कि रूट्स क्या हुआ। मैम रूटे की वैल्यू माने सेम वैल्यू इक्वल। माने इक्वल। तो इससे पता हाँ चलेगा कि रूट्स मेरा होगा इक्वल, ठीक है। और अगर अंडर रूट में नेगेटिव फिगर नहीं है तो रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी नहीं होगा, क्या होगा, रियल। माने अब टेबल देखो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। दिमाग लगाने इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो वो याद करके नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको इसका बहुत सारा यूज होगा तो हमें थोड़ा सा समझ के याद करना है, ठीक है। समझ के याद करो, ये हम बोल रहे हैं। सेकंड है, फिर से बताने का कोशिश करो। ये 4 है, यही करेंगे बस। 3x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 ये 0 है। इसमें भी हमें रूट्स का नेचर बताना है, ठीक है। तो नेचर बताने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए होता है। तो इस क्वेश्चन में a कितना है +3, b कितना है -8 और c कितना है +4। अब इसमें पुट कर दो, बी स्क्वायर मतलब -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। तो बोलो कितना होगा, 64 माइनस 48, तो कितना होता है 16। 16।
16 होता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें लेकिन अंडर रूट होता है, ठीक है, मतलब ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, भूल गए। ये एक्चुअली मेरा क्या होता है, रूट ओवर के अंदर होता है ना, तो ये रूट ओवर होता है, वो लिखना भूल गए। तो यहाँ पर भी अगर रूट ओवर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 हो जा रहा है ना इस वजह से। तो यहाँ पर अगर ये रूट ओवर ऑफ है, 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 ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, प्लस 4 माइनस, स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 हाँ, हाँ। तो 4, ठीक है। अगर मेरा इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या आ गया, मेरा चार चीज है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इक्वल टू 0, मोर देन 0। मोर देन 0 में दो चीजें, परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या निकल के आया, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो क्या कंडीशन होगा, तो खुद ब खुद सोचो। देखो एक्स मेरा ऐसा होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि मेरा ये वाला ना ऐसे एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले सोचो क्या रूट मेरा दोनों बराबर आएगा कि अलग अलग आएगा, तो मेरा ये सिचुएशन क्रिएट होगा, -4 डिवाइडेड बाई 2 है। तो बोलो माइनस बी में +4 ऐड होना, माइनस बी में -4 होना, तो एक चीज नहीं है, तो रूट्स का आंसर क्या आएगा, मतलब ये सोचने का तरीका बता रहे कैसे अपने दिमाग को यूज करना। तो अगर ऐसा हुआ तो रूट इक्वल आएगा कि अनइक्वल आएगा, क्योंकि यही कंडीशन क्रिएट हो रहा है ना, तो रूट इक्वल आएगा कि अनइक्वल आएगा, पहला बात है, ठीक है। अब बोलो इमेजिनरी आएगा कि नहीं, अंडर रूट अगर कुछ माइनस फिगर है तो ही इमेजिनरी आएगा, अदरवाइज तो रियल होगा। रियल का उल्टा इमेजिनरी, जैसे इक्वल अनइक्वल, रैशनल इररेशनल, इमेजिनरी रियल, तो यही तीन चीज है। बोलो यहाँ पर क्या हो, यही रियल। रियल, इमेजिनरी तो नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज है, मैंने क्या बोला, अनइक्वल या फिर इक्वल, ठीक है, रियल या फिर इमेजिनरी, यही चीज हमें बताना होता है। और इक्वल रैशनल इरेशनल, ठीक है, ये बताना होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मेरा रियल आ गया, ठीक है, अनइक्वल आ गया। अब रैशनल इरेशनल इसी पे लागू होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर था। तो बोलो ये रैशनल होगा कि इरेशनल, ऐसा केसेस नॉर्मली क्या होता है, रैशनल, ऑलवेज रैशनल होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे है मेरा क्वेश्चन, 5x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में a है +5, b है -4, c है +2, ठीक है। पुट करो, बी स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 40, तो ये आ गया माइनस ऑफ समथिंग आ जाएगा, 24 -24। 24। तो ये आ गया। अब ये यही चीज बताना है, बोलो रूट्स क्या आएगा। पहला बात है ये माइनस देख के हम लोग बता सकते हैं क्या आएगा, मैम परफेक्ट नहीं आएगा, इम्परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रूट्स अंडर रूट माइनस फिगर होने का नाम बताया तो अभी मैंने कितना का, ये तो परफेक्ट नॉट परफेक्ट वाले में पढ़ ही नहीं रहा है। नॉट परफेक्ट परफेक्ट वाले में पढ़ने के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कौन सा कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल 0 है, लेस देन 0 है। लेस देन। तो फिर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव फिगर इसके अंदर क्या कहलाता है, ये देखो लेखा আছে তাও বলছো না। আচ্ছা তো ইমাজিনারি। হ্যাঁ এতবার বললাম যে এটা ইমাজিনারি নাম্বার বলে, এটা সলভ করা যায় না, এই তো এখানে দেখাচ্ছি আমি। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये इमेजिनरी होगा जब भी अंडर रूट माइनस फिगर है, अनसॉल्व होगा, इमेजिनरी होगा। इसके साथ साथ और क्या फीचर्स हो सकता है, इक्वल के अनइक्वल बताना होता है। बोलो इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा,
देखो अगर मेरा x ऐसा है माइनस बी प्लस, देखो इक्वल एक ही बार हो सकता है अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ही हट गया, यानी वो 0 हो गया, तभी रूट इक्वल हो सकता है, अदरवाइज तो इक्वल पॉसिबल ही नहीं है। देख लो ना टेबल, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तभी ना मेरा रूट इक्वल होगा, बाकी किसी केस में कैसे इक्वल होगा? क्योंकि कुछ भी डेटा इधर रहे, अगर उसके साथ एक बार प्लस होगा ये डेटा, एक बार माइनस होगा, तो इक्वल आंसर कैसे आएगा? दो अलग ही आंसर आएगा ना। अब चाहे वो जैसा भी हो, हमेशा अलग आंसर आएगा, सिवाय ये 0 होने के। ये बात तो समझना पड़ेगा ना कि ये 0 हुआ तभी मेरा इक्वल आ सकता है, बाकी किसी केस में इक्वल नहीं आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि मेरा जो भी आंसर है बी का, उसके साथ जब प्लस माइनस होगा रूट ओवर का डेटा, तब तो मेरा कुछ दो अलग ही आंसर आएगा, चाहे कैसा भी आए। तो बोलो इसमें क्या होगा? रूट्स अनइक्वल। अनइक्वल होगा, ठीक है। और इसमें हमें रैशनल इरेशनल नहीं बताना होता है, रैशनल इरेशनल सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर के केस में बताना होता है, जब वो मोर देन 0 होता है, ठीक है। मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, लेस देन 0, इक्वल टू 0, मोर देन 0, ठीक है। अच्छा अब 4th नंबर पे चलते हैं, लास्ट जो है 4th नंबर पे हमें बोला है 2x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a कितना है? +2, b कितना है? -6, c कितना है? -3, तो b स्क्वेयर माइनस 4ac ये कितना हो जाएगा? b कितना है? -6 और 4ac 2 -3 36, बोलो कितना होगा? 24 24। हाँ √60, ठीक है। तो अगर ऐसा आया तो पहले बोलो ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है कि मोर देन 0? ये वाला मोर देन 0। मोर देन 0। अगर कंफ्यूजन है तो देखो इक्वल 0 तो है नहीं, 60 लो, उसका रूट लगा लो, पता करना है। तो 7.74 मोर देन 0, ठीक है। मोर देन 0 होने पे दो कैटेगरी पे जाता है, परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब बोलो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, अब हमें बताना है कि रूट्स मेरा कैसे होगा। तो पहले ये हमेशा एक चीज सभी में मतलब बिलोंग करता है कि रूट्स इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा। तो अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac जिंदा है तो फिर मेरा ये इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा? अनइक्वल। अनइक्वल होगा ना। देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फिगर अगर मेरा बचा हुआ है तो फिर मेरा अनइक्वल होने का चांसेस ही तो हुआ ना। हम ये √60 लिखेंगे, अब यहाँ पर वैल्यूज कुछ भी हो, एक बार √60 ऐड होगा, एक बार √60 माइनस होगा, तो फिर मेरा आंसर अनइक्वल होना ही होना है, ठीक है। अच्छा अनइक्वल के साथ साथ ये बताओ कि इमेजिनरी होगा कि रियल होगा? अब √60 है, नेगेटिव फिगर तो है नहीं, तो आंसर क्या होगा? रियल, ठीक है। इसमें एक स्पेशल चीज बताना होता है कि इरेशनल होगा कि रैशनल होगा। अब √60 को कैलकुलेट करोगे तो क्या कोई एग्जैक्ट फिगर निकल के आएगा? नहीं आएगा, करके देख सकते हो, इतना आ रहा है और ये 4 खत्म नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है, तो मेरा ये नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल, ठीक है। तो ये जरूर से याद होना चाहिए, वो भी समझ के, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो एक बार अगर खुद से ये करके आज देखोगे तो जरूर याद रहेगा, अगर नहीं देखोगे भूल जाओगे तो फिर नेक्स्ट दिन सेम वही इश्यूज हो जाएगा। तो वैसे समझ में आया कि नहीं, ये मुझे एक बार जस्ट कंफर्म कर दो कि टेबल समझ में आया कि नहीं। हाँ मैम। ठीक है चलो फिर आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।